हे गाइस, मैं हूं दीपिका मिश्रा। अभिज्ञानम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवार इंडियन अमेरिकन कमला हैरिस के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कमला हैरिस की पॉलिसीज़ क्या होंगी और उनका इंडिया यूएस रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट होगा। साल 2020 वैसे ही काफ़ी इवेंटफुल रहा है, लेकिन 2020 के सबसे बड़े इवेंट का आना अभी बाकी है। वो है नवंबर 2020 में होने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जहां पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश करेंगे कि वो अपनी कुर्सी बचा पाएं अगेंस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन से। यहाँ पर जो बाइडेन को ये अच्छी तरह पता है कि यूएस इलेक्शन जीतने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की जो जगह है वो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंस रखने वाली है। इसी इंपॉर्टेंस के चलते इंडियन अमेरिकन एंड अफ्रीकन अमेरिकन वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए जो बाइडेन यहाँ पर कमला हैरिस को लेकर आ रहे हैं। क्यों, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कमला हैरिस, जिनका पूरा नाम है कमला देवी हैरिस, इस समय इनकी उम्र 55 साल है और इनका जन्म 1964 में यूएसए में हुआ था। इनकी जो मदर थी श्यामला गोपालन, बेसिकली सी इज फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया। वो 19 साल की उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन खत्म करके बर्कली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने अमेरिका आई थी और बाद में ये ब्रेस्ट कैंसर की फील्ड में साइंटिस्ट बन गई। कमला हैरिस के पिता डोनाल्ड जे हैरिस हैं, जो एक अफ्रीकन अमेरिकन है। ही इज फ्रॉम जमैका। डोनाल्ड जे हैरिस अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है कमला हैरिस की मदर श्यामला गोपालन और ये कमला हैरिस के फादर डोनाल्ड जे हैरिस। सिंस कमला हैरिस के माता पिता दो डिफरेंट समुदाय से आते हैं, सो वी कैन से कि कमला हैरिस हाफ इंडियन अमेरिकन और हाफ अफ्रीकन अमेरिकन है। कमला हैरिस यूएसए की हिस्ट्री में पहली ऐसी महिला हैं जो वुमेन ऑफ कलर हैं और नेशनल ऑफिस के लिए चुनी गई हैं। और अगर ये यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो ये यूएसए की हिस्ट्री में काफ़ी हिस्टोरिक मोमेंट होगा। पर्सन ऑफ कलर बेसिकली उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको यूएस में वाइट कंसीडर नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कि कमला हैरिस का हाफ अफ्रीकन अमेरिकन होना जो बाइडेन के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका सिंपल रीजन ये है कि अमेरिका की आबादी के लगभग 13.4% लोग जो हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से आते हैं, और ज़्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन जो कम्युनिटी है वो वोटिंग में हिस्सा लेती है और यूएस की पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव है। साल 2009 में बराक ओबामा के प्रेसिडेंशियल चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण इसी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी का फुल फ्लेज सपोर्ट था। और 2016 में अगर आप हिलेरी क्लिंटन के हारने का कारण देखें तो ऐसा बोलते हैं कि उनके सपोर्ट में अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी उस हद तक नहीं आई थी जितना बराक ओबामा के सपोर्ट में आई थी। ऑब्वियसली जो गलती हिलेरी क्लिंटन ने की थी वो गलती जो बाइडेन नहीं करना चाहेंगे। जो बाइडेन ये कोशिश करेंगे कि कैसे अफ्रीकन अमेरिकन और इंडियन अमेरिकन वोटर्स को अपनी तरफ खींचें। अब बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मान लीजिए अगर यूएस प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है तो ऑटोमेटिकली यूएस का वाइस प्रेसिडेंट वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाता है। जैसे हम अपनी पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं, वैसे यूएस की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। यूएस की कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट का काफ़ी क्रूशियल रोल होता है। यूएस के पार्लियामेंट का जो अपर हाउस होता है, जैसे हमारे देश में राज्यसभा, उसे सीनेट कहा जाता है। उसका स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट की पोस्ट दी जाती है। और यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन की जो अध्यक्षता होती है उसे वाइस प्रेसिडेंट ही चेयर करता है। रिसेंट टाइम में हमने कई बार ऐसा देखा है कि अगर यूएस का प्रेसिडेंट इतना प्रोएक्टिव नहीं है तो कई बार यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो बहुत सारी पावर जो है वो अपने पास रख लेता है। इसका क्लासिक एग्जांपल है डिक चेनी। डिक चेनी उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे जब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जॉर्ज बुश काफी हद तक उतने ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं थे, तो उनके अभाव में यूएस की जो ज्यादातर पॉलिसीज हैं वो डिक चेनी ही बनाते थे। इसलिए डिक चेनी को कई बार द मोस्ट पावरफुल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये द नेशन का आर्टिकल है। डिक चेनी का जो प्रभाव था यूएस की पॉलिसीज पर और फॉरेन पॉलिसीज पर, उसको देखते हुए उनके ऊपर वाइस नाम की एक मूवी बनाई गई थी। ऐसा यूएस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा जब किसी वाइस प्रेसिडेंट पर कोई मूवी बनाई गई हो। यहाँ पर अब ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि मान लीजिए डिक चेनी ने यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के अंडर पावर एंजॉय करी, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कमला हैरिस भी एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के अंडर वही पावर एंजॉय करेंगी जो पावर डिक चेनी ने एंजॉय करी थी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो काफी ज्यादा प्रोएक्टिव है। उसी तरह जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तो वो भी काफी ज्यादा प्रोएक्टिव थे। तो उस समय उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, उनका यूएस की पॉलिसीज पर कुछ खास इंपैक्ट नहीं था। सारी चीजें बराक ओबामा खुद ही हैंडल करते थे। लेकिन यहां पर जो बाइडेन के केस में ये साफ नजर आ रहा है कि वो जो बाइडेन की कॉग्निटिव एबिलिटी है, उनकी जो संज्ञानात्मक क्षमता है, वो काफी ज्यादा डिक्लाइन में है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि उनका जो भी वाइस प्रेसिडेंट हो उसको ज्यादा पावर मिल जाए कंपेयर टू प्रीवियस वंस। अब बात करते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी की। तो इस समय जो बाइडेन की कई सारी ऐसी वीडियो क्लिप सामने आ रही हैं जिसमें वो काफी कंफ्यूज दिख रहे हैं। यहां पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। I'm going to say something I probably shouldn't say. Anyway, I am very willing to let the American public judge my physical and mental my physical as well as my mental fitness, and to make a judgment about who I am. इस वीडियो में जो बाइडेन काफी ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। हालांकि ये वीडियो केवल एग्जांपल है। ऐसी कई सारी वीडियो क्लिप्स जो हैं आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी जिसमें जो बाइडेन बोलते बोलते रुक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे ये लगता है कि जो बाइडेन की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो अभी वैसी नहीं है जैसी एक यूएस प्रेसिडेंट की होनी चाहिए। इसका रीजन भी है, जो बाइडेन आज के समय 77 साल के हैं और अगर वो यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो अमेरिकन हिस्ट्री के अब तक के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट होंगे। वहीं ट्रंप की जो अभी करंट एज है वो 73 इयर्स है। इसीलिए यहां पर जो बाइडेन के जो प्रतिद्वंदी हैं जैसे ट्रंप, वो जो बाइडेन से बार बार बोल रहे हैं कि आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो शो करिए और प्रूव करिए कि आप मेंटली शार्प हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बाइडेन की कॉग्निटिव एबिलिटी पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस रेस हो रहे हैं। तो हो सकता है अगर जो बाइडेन ये चुनाव जीतते हैं तो जो पावर है वो उनकी वाइस प्रेसिडेंट यानी कमला हैरिस के हाथ में आ जाए। अब हम बात करते हैं कि क्या ये इंडिया के लिए अच्छी खबर है। अगर हम देखें तो ये हम कह सकते हैं कि कमला हैरिस का इंडिया के लिए रुख काफी सख्त है। कश्मीर को लेकर अक्टूबर 2019 में उन्होंने एक कमेंट किया था कि वी हैव टू रिमाइंड द कश्मीरीज दैट दे आर नॉट अलोन इन द वर्ल्ड, वी आर कीपिंग अ ट्रैक ऑन द सिचुएशन, देयर इज अ नीड टू इंटरवीन ऑफ द सिचुएशन डिमांड्स। तो यहां पर इन्होंने ये भी कह दिया कि जरूरत पड़ी तो कश्मीर इशू पर इंटरवीन किया जाएगा। उसके अलावा इंडिया का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है CAA, उसको लेकर भी जो 5 इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं जो सारे डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, उसको लेकर भी इन सभी ने प्रोटेस्ट किया था, जिनमें से एक कमला हैरिस भी थी। और कमला हैरिस की काफी क्लोज फ्रेंड है प्रमिला जयपाल, ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। इन्होंने कश्मीर इशू पर तो रिजोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, जिसको लेकर भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो काफी ज्यादा नाखुश थे। और साल 2019 में जब एस जयशंकर विदेश गए तो इन्होंने प्रमिला जयपाल से मिलने से मना कर दिया था। इस बात को लेकर कमला हैरिस एस जयशंकर से काफी ज्यादा नाराज हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जॉन हुडसन का ट्वीट है जिसपे वो लिखते हैं कि जयशंकर ने अब्रप्टली मीटिंग कैंसिल कर दी है जब उन्हें ये पता चला कि उस मीटिंग में प्रमिला जयपाल भी होंगी। जिसके जवाब में कमला हैरिस ये ट्वीट करती हैं कि कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट अमेरिकन कांग्रेस को ये नहीं बता सकती है कि मीटिंग में कौन होगा और कौन नहीं। मैं प्रमिला जयपाल के साथ खड़ी हूँ एंड आई ग्लैड हर कलीग्स इन द हाउस डिड टू। सो फाइनली
मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद भी ये सारे इशूज़ को भूलेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली इनका रुख इंडिया को लेकर काफ़ी सख्त रहने वाला है, लेकिन यूएस की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है अबाउट इंडिया, अबाउट चाइना एंड अबाउट द वर्ल्ड, उसमें इंडिया का काफ़ी क्रूशियल रोल रहने वाला है। तो चाहकर भी ये इंडिया के साथ रिलेशन ज़्यादा ख़राब नहीं कर पाएंगी, बट ओवरऑल सी मे बी वेरी critical for India. This is end of the video. If you like my videos and want this type of content, then please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you for listening. Have a good day.